चलो देखो इधर, इसको तो यहाँ पर लिखे हैं जी ठीक। अब वहां से हम करके आए थे अल्फा 1 की वैल्यू एप्सिलॉन 1, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 2, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 2, ऐसे लिख देना। देखो तो वहां पर शुरुआत में जाके अल्फा 1 को क्या माने थे, ठीक है, हाँ समझ गए। ये देखो बीटा 1 की वैल्यू एप्सिलॉन 2, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 2, और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1, और इसकी वैल्यू फिर से एप्सिलॉन 1। देख के आप पीछे लिखे थोड़ी दिखा आपने क्या जी बोले सर? इसकी वैल्यू देख के आओ ना जी, क्या क्या था अल्फा 1 का एप्सिलॉन 1 और बीटा 1 का एप्सिलॉन 2। हाँ तो ठीक है। तो इधर देखिए, अब एक बात सुनो इधर से, डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस यू एक्स प्लस में आई वी एक्स। एक बात सुनना, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 2 एप्सिलॉन 1, यस सर, ये भी 2 एप्सिलॉन 2 होता Yes, है। sir. उन सबको मिला करके वो तो कांस्टेंट ही बनेगा। ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जोड़ करके कोई ना कोई पॉजिटिव भी तो बनेगा। तो उसको हम लेस देन क्या मान रहे हैं, एप्सिलॉन। समझ गए? बगल में मेंशन भी कर देना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन प्लस में 2 एप्सिलॉन 1। बोलो कोई डाउट है तो बोलो। एप्सिलॉन क्या है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो। अभी नहीं हमको दिमाग लगा। अब देखो इधर, जब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो एक बात तो यहाँ से हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जेड और डेल जेड अपॉन डी जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में आई भी एक्स, और यही हम लोगों को प्रूव करके लाना। बहुत छोटा है वहाँ प्रूफ लिख दीजिए, नहीं तो फिर कोई नीचे उतार हाँ ठीक है। अब सुनो एक बात सुनो, एक बात सुनो। जब आप इस लेक्चर की शुरुआत हो रही थी तो एक बात हमने बताया भी था, उस बात के ऊपर फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारा यूएक्स, जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है एफ जेड, वो कैसा होता है, यू प्लस आई बी। तो यू एक तो हमारा यू एक्स वाई था, और भी हमारा क्या था, वी एक्स वाई। अच्छा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, और डेल वी बाई क्या, डेल वाई। और तीसरा कोची रामन इक्वेशन, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यही था ना? तो हमने शुरुआत में कहा था कि अगर u और v अगर कंटिन्यूअस, इसकी पार्शियली डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस, और अगर कोची रामन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करें, इन तीनों केस को कोई लेके चले कोई फंक्शन, तो उस फंक्शंस को हम कैसा फंक्शन कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन। कहाँ देखता है पहला, क्या क्या बोले बताओ तो। एनालिटिक फंक्शन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, ये सब आएगा तो उसको फिर से बोलो, जो दिया हुआ है, जो आप बताया उसको फिर क्या पता है, एक्सप्लेन करो। देखो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी था, अभी इसे मिला करके कम से कम हम 5 बार इसी चीज को रिपीटेशन में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, ताकि जो तुम लोग का उतना जो 2-2.5 पेज जा रहा है वो कुछ आसान हो। माथा नहीं पटक रहे हैं यार इसी। देखो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, यहाँ यू है और यहाँ क्या है, 3 केस वो फॉलो करता है। पहला यू और भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसका पार्शियली डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। वहाँ x लिखा गया y। कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड मैंने सुना। चलो भाई
u और v दोनों क्या होने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए। और कोची-रायमन इक्वेशंस को जब कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा। समझ गए, ये प्रूव करना है कि ये एनालिटिक होगा। तो अगर हम प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन किसी डोमेन D के हर एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या ये एनालिटिक होगा या नहीं होगा। समझ गए, तो यही हमको प्रूव करना था। अगर किसी को डिफरेंशिएबल पुट करना दिखाना है तो हमने ये पढ़ के चलाया था कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f z माइनस में f z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए थी। समझ गए या नहीं समझ गए, यहाँ कोई लिमिटेशन हमारे पास आनी चाहिए थी। तो इसी चीज को देखो, अगर तुम यहाँ पर डेल ऑफ f लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेंजिंग है। इसी को डेल z लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही डेल f बाय डेल z को फिक्स वैल्यू लाना था, वही डेल f बाय डेल z को फिक्स वैल्यू लेके आ गए। मतलब हम उसको एनालिटिक प्रूव कर दिया। इसका मतलब हमने इसको एनालिटिक प्रूव कर दिया है। सर यहाँ पे ux प्लस ivx है तो xx से y भी हो सकता है। हाँ रे पागल लड़की, बाद में तुम कोची से चेंज कर लो। ux है तो यहाँ पर y में लाना चाहते थे, यहाँ पर vy आ जाता है, यहाँ पर uy आ जाता है। डोमेन D में जो डिफरेंशिएबल दिखाना था वही नहीं समझ में आया कि उसको कैसे दिखाए डिफरेंशिएबल डोमेन। सुनो एक बात सुनो, इसको एनालिटिक दिखाना था तो अगर इस पूरे डोमेन D में अगर हम डिफरेंशिएबल दिखा दे तो मेरा काम हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब अगर इस डोमेन D में हमको एनालिटिक डिफरेंशिएबल दिखाना तो इसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल दिखाना होगा। अरे बोलो तो, अगर हमको डिफरेंशिएबल दिखाना होगा तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करवाना होगा और ये लिमिट हमारा कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू देना चाहिए। अरे बोलो तो। अब जरा सुनो, इसी लिमिट को हम डेल एफ लिख दिए, ऊपर वाले को क्योंकि चेंज हो रहा है तो डेल एफ लिख सकते हैं। यहाँ z माइनस z नॉट है तो डेल z लिख सकते हैं। इसके बराबर अगर कोई फिक्स वैल्यू आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अरे बोलो तो। और क्योंकि यहाँ हम z लेके चले हैं तो z की जगह 1 डालोगे तो एक पॉइंट आएगा, 2 डालोगे तो दूसरा पॉइंट आएगा, 3 डालोगे तीसरा पॉइंट आएगा। तो हमने जब डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू फिक्स वैल्यू ला करके दिखा दिए तो मेरा प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यही चीज मेरा पर्पस था। अब इतना लाने के लिए हम उतना लंबा चौड़ा खींच रहे थे, जहां जहां से हमको इन्फॉर्मेशन दिया था वहां वहां से इसको टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। आप इसको कोशिश अल्फा 1 और बीटा 1 जो लिए थे वो डोमेन का मतलब कोई पॉइंट लिए थे। हाँ समझ गए। या तो आप उसको टर्म ये भी कह सकते कि उस पूरे को हम डिराइव करने के लिए छोटा बनाने के लिए अल्फा 1 मान लीजिए, ये भी आप कह सकते हैं। समझ पाए या नहीं पाए? अरे बोलो तो। देखो इस थ्योरम को प्रूव करने में 1.5 घंटा लगा है, तो मतलब 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, 1 घंटा मोटा मोटी लगा। 1 घंटे का थ्योरम है, आपको कोशिश करना है कि आज जो समझे उसको जाइए और इसमें जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जो लिए हैं वो क्या चीज है? वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखे, जैसे अल्फा 1 को लिखिए, हाँ, बीटा 1 को लिखिए, फिर अल्फा 1 का मॉड करके फिर लेस देन एप्सिलॉन 1 किए। उसके जगह पर अल्फा 1 की वैल्यू डाल दिए हैं। अल्फा 1 भी तो पॉजिटिव हो जाएगा मॉड लगाने के बाद। हाँ वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा 1 भी पॉजिटिव और बीटा 1 भी पॉजिटिव होगा। ऐसा समझ गए क्या? ऐसा क्या समझे? सुनो करना क्या है, देखो बता रहे हैं। जो पिछले क्लास वाला जो लेक्चर था उसको पहले कंप्लीट करिएगा, वहां से पूरी बात आपको समझ में आएगी कि कैसे कैसे चल रही है, कैसे कोची थ्योरम, कैसे कंटिन्यूटी हेन जो चला। और आज की जो है वो आपको हर एक टर्म में कैसे काम कर रहा है वो समझा दिया।
लास्ट में इसका एक्सप्लेनेशन दिए है, शुरू में एक्सप्लेनेशन दिए है कि करने वाले क्या है। हाँ। अब जो बीच में जो टर्मोलॉजी है वो टर्मोलॉजी आपको बीच बीच में समझाते आ गए हैं। ऐसा तो कोशिश करना है कि आप एक बार कवर करें, आराम से जाइए, नोट बनाइए, एक पॉइंट को समझिए। हाँ। नहीं समझ में आता लेक्चर में देखिएगा आपको पूरी बात समझ में आएगी कि वैसे कैसे कैसे चल रहा था। थ्योरम लंबा है यार, कोई भी हम खुद को समझने में हमको 3 दिन लगता है, हाँ। वो तो आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो आपको पहली बात है समझ में आ जाएंगी। ऐसा। ठीक है ना? ठीक है। तो देखो इस थ्योरम को हम पिछले बार भी कभी नहीं पढ़ाए, पहला टाइम है, पहला बार तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। ऐसा। पहला बार में सॉलिड एक्सप्लेनेशन दिए हैं। हाँ। बिकॉज क्यों नहीं पढ़ाते थे? क्योंकि आज से पहले इस थ्योरम को कभी पूछा नहीं गया था। नहीं गया। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी आपके स्टैंडर्ड को चेंज कर रहा है, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पलट के दे देता है। और मरवाड़ी कॉलेज वाले लोग तो और भी स्टैंडर्ड हो गए हैं, वो लोग तो अपने मुताबिक लिख करके दे देते हैं, तो हम कोई भी चांसेस छोड़ना नहीं चाह रहे। समझ गए? ऐसा। देखो मेन ई वाला है। एक चीज और, एक जानो जी इंक लेके आओ ना जी, रख दो। अच्छी पेमेंट कर देना, बाद में ले लेना है कि नहीं पैसा है। और देखो एक चीज तुम लोग को समझाते हैं, जब लेक्चर चल रहा ब्लैक की है ब्लू सर, कुछ भी लेकर ना, ब्लैक से। ब्लैक ही लेकर। देखो लेक्चर जब चल रहा होता है ना, वहां पर थोड़ा ध्यान दिया करो, नहीं समझ में आता पूछ लिया करो, वो अलग मैटर है। नहीं ध्यान दोगे तुम्हारा पूरा सत्यानाश कर देगा। ध्यान दे रहे थे सर। प्रूविंग के अंदर ना हम कुछ नहीं कर सकते, उसका अलग ही रोल में रहता है। उसमें आपको जो टर्म आ रही है उसको हाइड करके भी नहीं चला जा सकता है। मान लो कुछ कैलकुलेशन रहे तो 3-5 किया जा सकता है, प्रूविंग में क्या 3-5 करेंगे? जो है टर्मोलॉजी है, आपको बस उस टर्मोलॉजी को समझाना रहता है। ओवरऑल समझ में आए करना का, बस उसको हाँ प्रोसेसिंग तो तुमको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। देखो तो ओवरऑल तुमको ये समझना था कि इसको एनालिटिक दिखाना है, इस पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल दिखाना। डिफरेंशिएबल दिखाना है तो भैया इसकी लिमिटेशन को फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। इसी चीज को डेल एफ और इसी को डेल जेड लिख सकते हैं। यहाँ डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जानी चाहिए, तो हमने डेल एफ बाई डेल जेड को निकालने का पर्पस खोजना चालू किया। नहीं समझे? तुम ये भी कह सकते हो, जब जैसे तुम इसको उल्टा पकड़ोगे तो और बेहतर होगा। देखो हमको देखो उल्टा पकड़ना, हमको इसको एनालिटिक दिखाना था तो इस पूरे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल दिखाना था। डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, कोई वैल्यू। इसका मतलब डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू कोई फिक्स आनी चाहिए थी। तो हम सब शुरुआत में केवल डेल एफ बाई डेल जेड अगर शुरुआत में ही लेके चले, इस थ्योरम के शुरुआत में भी, तभी मेरा काम हो सकता था। बाद में इसका हमें 2 चीज वैल्यू चाहिए, एक तो u और एक में चाहिए था i भी, यही चाहिए था i डेल v, और यहाँ पर डेल x और डेल i v, सॉरी i डेल y चाहिए था। इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू पता नहीं थी, तो उसके लिए उतना बड़ा तिकड़म अप्लाई किए। तो तुम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। नहीं समझ पाए हम क्या क्या बोले? नहीं समझ में आया? समझना सर, ये वाला पहले वाला एगो टॉपिक में बताया था। नहीं देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब तुम लोग को सुनो बात को, एक बात सुनो, यहाँ से पकड़ो। एफ जेड को हमको क्या दिखाना था? इस पूरे डोमेन पर क्या दिखा देंगे? कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे? उसके लिए ये लिमिट का कोई फिक्स वैल्यू दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए ये लिमिट निकालने के लिए डेल एफ बाई डेल जेड अगर निकाल लेते हैं कोई फिक्स वैल्यू तो मेरा काम हो जाएगा। तो शुरुआत में ही अगर हम इतना टर्म को लेके चले और कोई फिक्स वैल्यू लाने की कोशिश करें तो मेरा काम हो सकता है। हम शुरुआत में ही अगर इसको लेकर के चलते डेल एफ बाई डेल जेड, तो एफ वाले टर्म को डेल यू प्लस में आई डेल भी लिख सकते हैं, और इसको डेल एक्स और यहाँ पर आई डेल वाई लिख सकते हैं। बोलो समझे या नहीं समझे? इसकी वैल्यू तो छोड़ो हटाओ, अगर हमको डेल यू चाहिए और डेल भी चाहिए, दो ही वैल्यू तो चाहिए। तो डेल यू के लिए हमने जो शुरुआत से लिया वो उतना बड़ा प्रोसेस लिया जब तक कि डेल यू और डेल भी नहीं आ गया था। समझ गए या नहीं समझे? तब जाके ना इसको लिखे थे, तो तुम शुरुआत में ही इसको लेके चल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम लोग पहले निकाल लिए उसका वैल्यू, फिर ले जा हाँ फिर ले जा करके पुट किए। तुम क्या करते शुरू में रख लेते, बाद में फिर इसकी वैल्यू निकाल करके फिर डालने जाते।
काम वही करना पड़ेगा। काम तो वही करना पड़ेगा, बट वो समझने की टर्मिनोलॉजी भी अलग अलग है। Yes. यही वाला ठीक है, जो लिखवाए हैं वही प्रोसेस ठीक है। समझ गए? यस सर। जैसे आप मेरे पास शायद इसकी नोट कॉपी हो सकती है। तो आगे बढ़िएगा सर। अभी आगे कहाँ पढ़े उन लोग का क्लास आज नहीं था, लोग क्यों आया पता नहीं। कुछ पोज कर दूँगा। अच्छा चलो, तुम लोग का सहारा एक आइडिया मिला कि अगले बार जब प्रूव करवाएंगे ना तो उल्टा प्रूव करवाएंगे यस तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बार हम सीधा सीधा प्रूव करवा दें, अगले बार करवाएंगे तो उल्टा करवा देंगे। उल्टा में जल्दी प्रूव हो जाएगा, मेरा समय बचेगा, आप लोगों को भी दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो इसी बोलते पढ़ाते पढ़ाते आइडिया हो जाता है कि कैसे कब किसको कहाँ डिलीवर करने ये और चलना है। अरे बैग ये अंदर रखा। कितना हल्ला करते बकर बकर। मछली बजा रहे हो? देखो अब यहाँ से पूरा फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। यस सर। यहाँ से वो क्वेश्चन फिक्स फंसेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ध्यान रखना। एफ जेड है, एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस में आई भी एक्स वाई, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है भैया। हाँ। कोई दिक्कत वाली बात? आप ध्यान से समझना। हम u बराबर मानते हैं u एक्स वाई और v बराबर क्या मानते हैं v एक्स वाई, ठीक है क्या? अब ध्यान से समझना एक बात। मान लेते हैं कि इस दोनों फंक्शन का u और v का पार्शियली डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करेगा? पार्शियली डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, कंटीन्यूअस भी होगा, वो बात तो ध्यान में रखना। अब एक बात सुनिए, अगर आप इसका 2 बार पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, u का, और फिर पार्शियली डेरिवेटिव u का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, 2 बार, ठीक है। पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 बार y के रिस्पेक्ट, इन दोनों को जोड़ करके अगर 0 आ गया, क्या आ गया? 0। तो यहाँ से हम एक बात तो कहेंगे कि u जो हमारे पास जो फंक्शन होगा इसको हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। कैसा फंक्शन कहेंगे? हार्मोनिक। समझ गए या नहीं समझ समझ गए सर। अच्छा, दूसरी बात, इसी तरीके से अगर v में del 2 v बाई डेल x2 प्लस del 2 v बाई डेल y2 की वैल्यू 0 आ गया, तो हम यहाँ पर v को बोलेंगे कैसा फंक्शन? हार्मोनिक फंक्शन। समझ गए या नहीं समझे? एक बात, ये बात को ध्यान रखना, यानी u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव 2 टाइम और ऐड करके 0 आ जाए तो u का हार्मोनिक और इसी तरीके से v का हार्मोनिक, ठीक है। Yes, अब एक बात सुनो, मान लो, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना जो बात बताना चाह रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख ही देते हैं, लो u इज इक्वल टू, या ऐसा कोई फंक्शन ले लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और i, ये हमारे पास है,
ठीक है। Yes. ऐसा u बराबर बताओ हमारे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। v बराबर हमारे पास कितना आया, 2x। डिफरेंशिएट करो पार्शियली, डेल u अपॉन क्या, डेल x कितना आ गया, 2x। फिर करो 2 दो बार x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, कितना आ गया, 2 2 आ गया। x2 अच्छा ठीक है, यहाँ माइनस लेके चल रहे हैं थोड़ा देर के लिए, क्या लेके चल रहे हैं, माइनस। कोई दिक्कत वाली बात, अब इसको तुम इसी को y के रिस्पेक्ट में कर लो, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2y ओहो माइनस का 2y। चलो एक बार और डेरिवेटिव करो, -2 माइनस 2 अब दोनों को जोड़ करके देखो, 0 2 प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0। समझ गए। हाँ, तो u कैसा फंक्शन होगा, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए सर। ठीक है। अच्छा v को चेक करना चाहते हैं एक बार, कर ही सकते हो आप। चलो v को चेक करते हैं, करो यहाँ फटाक से, v को u के रिस्पेक्ट में 2y 2y आ जाएगा। अरे बोलो तो, यस सर। फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में आओ, 2 y है फिर v को y के रिस्पेक्ट में 2x 2x, फिर v को y के रिस्पेक्ट में 0 0 दोनों को जोड़ो, 0 समझ गए। हाँ। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि v भी कैसा फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन समझ गए या नहीं समझे, Nice proof। ऐसे ओके सर, सॉल्यूशन पूरा समझ के चलिए। प्रूव नहीं है यार, ये डिफिनेशन है हार्मोनिक वो फंक्शन। जो एग्जांपल दिया इसका सॉल्यूशन हो गया। हां हार्मोनिक दिखाना था, ठीक है, अब हेडलाइन डालो हार्मोनिक फंक्शन। इसको नहीं लिखना है, फोटो खींच लिए। नहीं अभी छपवाएंगे इसी को, पहले लिखिए ना, उसके लिए प्रूविंग के लिए आप पेज छोड़ दीजिएगा उसका पेज। 2 पेज छोड़ छोड़िए भी नया सीखा 3 पेज छोड़ दो। लिख लिए, लिखो इफ fz इज इक्वल टू u प्लस आई भी, देखिए वो ऊपर जो लिखा है उसको लिख लीजिए। अल्टर इक्वल टू ना सर u प्लस आई भी, वहाँ तो दूसरा लिखा है कहने का मतलब हां भाई है चाचा, हां भाई है। वहाँ x y नहीं लिखेंगे तो टू डे को x y का फंक्शन है, हां ठीक है। हां कॉमा दो, हां u and v u and v are said to be harmonic function if it satisfies हार्मोनिक फंक्शन Laplace इक्वेशन। क्या लिखवाए हैं, लैपलेस इक्वेशन। क्या उल्टा पुल्टा लिखवा दिए हैं, क्या लिखना है? We are said to be harmonic function if it satisfy Laplace equation। ठीक है, लेप्लास इक्वेशन इसी को बोलते हैं, है ना। यस ये z2u by del x2 प्लस z2y by del y2 को ही लेप्लास इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको नोट डाउन करना चालू करो। इसमें x और y को वेरिएबल अरे पागल लड़की, वहाँ फाइव एक्स लेके चले थे, यहाँ यू भी लेके चले, इससे कोई मतलब थोड़ी रहता है।
तुमने लिख ली है ऐसा? हाँ। चार्जर लाए उस टाइम बनाया कौन सा? वीडियो चल रहा है जी, देखो। यस सर चल रहा है दूसरा वाला कौन सा? बोला क्या अरे वो क्या उसको बोलते हैं यार? जो बैटरी ट्रांसफर होता है एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में, हाँ वो कैसे करते हैं? आईफोन रखो, एक सैमसंग फोन रखो, वो ऐसे तो लिख रहा है नॉर्मल मोबाइल में ना, तेरा में वायरलेस चार्ज कुछ नहीं ना होता। हो गया क्या? यस सर अभी तो सर ये हुआ छाप लिए पूरा? एग्जांपल का एक जगह पर देखो, एग्जाम्पल सब छापे? नहीं। करो। हाँ हो गया ना हाँ तो अरे सर बहुत फास्ट है भाई आगे वाला तो बहुत फास्ट है बेटा वायरलेस चार्जिंग का कार्ड टेक्नोलॉजी हो गया? चुंबक डाला जाता है, नहीं हुआ बेटा मैग्नेटिक से होता है। एग्जाम्पल उधर छोड़ दीजिए। हो गया ना? यस सर तो मतलब और जो बची हाँ तो बस यही तो। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन 110% रहेगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रहेगा ना स्टेप सर ये ये नहीं रहेगा। बहुत अच्छा ठीक है, इधर देखो, अब इधर देखो, इस फंक्शंस को देखो, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन मान लो एनालिटिक है, ये फंक्शन क्या है आपके पास? एनालिटिक है। वो भी सर क्लास होता है कर लिए ना नोट डाउन? यस सर इधर देखो, अगर ये फंक्शंस क्या है? एनालिटिक है एनालिटिक से मतलब आपको बस इतना ही समझ के चलना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर अब जरा सुनो, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है ना, और अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर एनालिटिक हो जाता है तो इसका आप चाहे जितना मर्जी डेरिवेटिव कर लो, 1 बार 2 बार 100 बार 1000 बार लाख बार करोड़ बार, ये डिफरेंशिएबल है। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अगर कोई फंक्शंस एनालिटिक है, ठीक है, यस सर तो इसका मतलब उसका आप कितना बार भी डेरिवेटिव कर लो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे सर इसका एग्जांपल दे के बताइए तो। देखो, हाँ, रियल वाला फंक्शन में ऐसा नहीं होता, रियल फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। जैसे देखो, आप ये फंक्शन को देखो, fz देखो 1/z, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश z हो जाएगा -1/z का होगा या नहीं होगा? तो मतलब ये इस सबको मिटा दो, फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल कर लो। fx देखो, fx हम थोड़ा सा log x ले लिए, क्या ले लिए? log x। एक बार डेरिवेटिव करो f डैश x तो कितना आ जाएगा? 1/x। तो ये तो 0 पे गड़बड़ करने लगेगा। हाँ। अरे बोलो तो। Yes, sir। तो ये हमारे पास एक रियल फंक्शन है, अभी कॉम्प्लेक्स पे नहीं घुसे हैं अभी। तो इसका एक बार डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव में ही ये जवाब दे दिया कि भैया हम 0 लेने वाले नहीं है, शुरू में जवाब दे दिया। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो गया तो उसको जितना मर्जी चाहो डेरिवेटिव करते जाओ, कभी गड़बड़ होने वाली चांस नहीं है। अब ये बोलो कैसे सर? तो तुम लोग एक बात बताएं, ध्यान से सुनो। अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन अगर हमारा एनालिटिक हो जाए, सुनो बात को, जो बात बताना चाह रहे हैं।
अगर कोई फंक्शंस क्या हो जाए एनालिटिक, तो वो फंक्शंस उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब जरा सा सुनना। मान लो हमने बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए थे एनालिटिक फंक्शंस का, जैसे दिए थे sin z, दिए थे या नहीं दिए थे? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या डाल दो, अब इसका जितना मर्जी चाहो डेरिवेटिव करोगे, एक बार करोगे तो cos z, दो बार करोगे तो माइनस साइन z, फिर करोगे तो माइनस cos z। क्या नीचे कभी भी गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं है? इसको जितना मर्जी चाहो डेरिवेटिव कर लो, कभी गड़बड़ नहीं होगा अगर वो एनालिटिक फंक्शन है। समझ गए या नहीं? अरे बोलो तो। यस। और आपको हमने बताया भी था कि एनालिटिक फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं, तो एक पॉइंट करके नोट डाउन करके लिख लो। इफ अच्छा एक बात यहाँ सुन लो, u का मतलब ये समझ लेना कि वो u x y का फंक्शन है, और v का मतलब है v x y का फंक्शन, यानी x y का टर्म इन्वॉल्व है इसमें। देखो इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक, Not my sir. हाँ, इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक, If your function इज एनालिटिक is इन अ डोमेन D, in your domain D, then it is then it is infinitely many times differentiable, infinitely many times differentiable in domain D। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा रिजल्ट पर। देखो अब एक बात सुनो, मान लो ये फंक्शन एनालिटिक है, सुनो इधर देखो, सुनना एक बार। मान लो ये फंक्शंस क्या है एनालिटिक। से बात सुनो, u और जो v है ना, u और v क्या है, देखो अगर ये फंक्शंस क्या है एनालिटिक, तो ये दोनों फंक्शन का दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूअस। इसका पार्शियली डेरिवेटिव आप चाहो जिसके रिस्पेक्ट में भी निकाल लो, ये भी हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। और तीसरी बात कि अगर आप डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई निकालते हो, या डेल यू बाई डेल वाई डेल एक्स निकालते हो, यानी उल्टा उल्टी भी, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। या v को आप डेल एक्स डेल वाई निकालते हो, या v को आप डेल वाई डेल एक्स निकालते हो, इन दोनों केस में भी ये क्या होगा, इक्वल रहेगा। समझ गए? ये तीन केस को फॉलो करेंगे, ध्यान से याद करो, अभी प्रूविंग में गए थे। हाँ सर। तो उसी तरीके से यहाँ देखो, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये समझ लेना कि u और v दोनों क्या होंगे, उसके पार्शियली डेरिवेटिव भी क्या होंगे, और इस प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करके चलेगा कि आप u को x के रिस्पेक्ट में पहले कर लो, या y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पहले कर लो, या x के रिस्पेक्ट में, या उसी तरीके से v वाले में भी। समझ गए या नहीं समझ? यहाँ लिख दे, if z this is analytic, then इसको करके उतार लो तीनों बात, then first, second and third। सर एम्प्टी मतलब मेथड, एम्प्टी मतलब हम अपने से पूछ रहे क्या हैं। ईडी मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो एम्प्टी मतलब मिलने फंक्शन के अभी करवा रहे हैं, आएंगे उसके ऊपर। अभी तो छोटा छोटा रिजल्ट खाली करवा दे रहे हैं। क्या लिखे सर, यू वाई लिखे हैं कि यू एक्स लिखे हैं?
यू वाई, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, बी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसका मतलब बस इतना है, यहाँ कॉमा दे देना है। एक काम आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आने से पहले, ठीक, जिस दिन भी आपको क्लास आनी है, उस क्लास आने से पहले 15 मिनट कम से कम पूछे वाले टॉपिक को पढ़ के आया करिए। ऐसे कॉपी उठा करके बैग टांग करके आया मत करिए। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे, हमको थोड़ा कम मेहनत लगेगा, सिलेबस जल्दी फास्ट हो जाएगा। और नहीं तो फिर ना आप छोटी छोटी चीज में फंसते रहोगे। आप तो लोगोगे यार ये तो सरवा कहाँ पढ़ाया था, बल्कि हम पढ़ा चुके रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कनेक्ट कर पाओगे पीछे चीजों से। ठीक है, अब इधर सुनो, ये हो गया, यस सर। मिटा दे। अब ये तीसरा रिजल्ट पे आ जाओ। सुनो, एक बात सुनना, मान लो ये फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक। अब ध्यान सुनो, तो यहाँ पर जो आप u ले रहे हो ना, जो आप u ले रहे हो और यहाँ जो आप v ले रहे हो, अगर हम इसको ऐसे लिखे तब भी कोई दिक्कत, अंडरस्टूड है ना? यस सर। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो उसका u और v हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? हार्मोनिक फंक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखो। अगर fz आपका एनालिटिक हो गया तो u हमेशा हार्मोनिक होगा और v भी हार्मोनिक होगा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2 बार, y के रिस्पेक्ट में 2 बार, दोनों को जोड़ेंगे तब भी 0, उसी तरीके से v के लिए। समझ गए या नहीं समझे? हार्मोनिक का डिफिनेशन भूल गए क्या? शुरुआत में दिए हैं, समझ गए या नहीं समझे? यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक तो u भी और v भी दोनों कैसा होंगे? हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ठीक है, अब एक सुनो, एक कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे, कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट। कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है? सुनो बात को, हम कह रहे हैं कि ये एनालिटिक होगा तो ये होल्ड करबे करेगा। कंट्रा पॉजिटिव ये कहता है कि अगर ये वाला फेल हो गया ना, तो ये वाला कभी भी पास नहीं हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देंगे, फिर इसको लिखवा रहे हैं। हम एक एग्जांपल दिए कि अगर कोई लड़का 12th पास है तो 10th क्लास पास होगा। जस्ट लाइक इसको देखो, ये है 12th क्लास एनालिटिक होना, 10th क्लास हार्मोनिक होना। ठीक है, इसी से पकड़वा रहे कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट को। अगर कोई बच्चा 12th पास है तो 10th पास तो होगा, इसका मतलब एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा। लेकिन जरा सोचो, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं? कोई बच्चा 10th फेल कर गया, अच्छा सुनो, पहले पास कर गया 10th, तो 12th पास भी कर सकता है और नहीं कर सकता है। मतलब हार्मोनिक है तो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गए? लिख लो इस पॉइंट। दूसरा पॉइंट करते हैं, नोट पॉइंट में करके। if u and v are harmonic, then fz may be analytic or not. में और में भी नॉट। हो गया ना? ध्यान सुनो, एक बात सुनो फिर से, अब यहाँ आ जाओ, लिख ली? यस सर। हम कह रहे हैं, सुनो, जो 12th क्लास पास है वो 10th क्लास होगा। क्या छोटा जी